हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं MTS नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम 2021 से 6 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका इंग्लिश वाला सेक्शन हम लोग आज अपने 25 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि मैंने ये 2-3 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। ये बस ऐसे ही थोड़ा सा कूल लगने के लिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप इससे मुझे जज करें। आप केवल ये देखें कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है। अगर ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ठीक नहीं लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। सो आइए अब हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रूथ। देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है अंडरलाइन सेगमेंट, इसको आपको इम्प्रूव करना है। हो सकता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो सकता, यही ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। हिज माउथ, उसका जो मुंह है, लेफ्ट ओपन, खुला हो गया या खुल गया, एज ही रियलाइज द ट्रूथ, जैसे ही उसको सच का पता लगा। अब देखिए ये क्यों गलत है। ये हो सकता है ठीक हो, लेकिन यहाँ देखिए ही के साथ में रियलाइज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चूँकि हमने हमेशा पढ़ा है दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये हो पास्ट इंडेफिनिट में या फिर हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ईएस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो गलत है। इसका मतलब है कि अब इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज माउथ फैल ओपन। ये जो फैल है ये फाल की सेकंड फॉर्म है, खुला रह जाना। फाल ओपन मतलब खुला रह जाना, तो खुला रह गया। फाल, फैल, फालन। एज ही परसीव्ड, परसीव्ड भी वही रियलाइज का ही सिनोनिम होता है, जिसका मतलब हिंदी में होता है बोध होना, जानना, समझना। तो उसका मुंह खुला रह गया जैसे ही उसको ये बोध हुआ किस चीज़ का, सत्यता का। ये सही लग रहा है, ये हो सकता है यहाँ पर, लेकिन सेकंड और थर्ड को भी तो एग्जामिन करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं। हिज माउथ वाज फेल्ट ओपन्ड एज ही रियलाइज। बाकी तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये सही है कि गलत है। आप ये देखो, ही रियलाइज, वही वाली कहानी है जो यहाँ थी वो यही है, तो ये भी गलत है। थर्ड है फेल्ट ओपन्ड एज ही परसीव, यहाँ भी वही है, ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस यूज हुआ नहीं है, ये भी गलत है। तो जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट, हिज माउथ फेल ओपन एज ही परसीव्ड द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, एक ही वर्ड है, उसको डिस्टोर्ट किया हुआ है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सही वर्ड है इन्फ्लुएंस, पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। अगर नाउन बात करें इन्फ्लुएंस की तो होता है प्रभाव, और इन्फ्लुएंस अगर वर्ब के तौर पर बात करें तो प्रभाव डालना या फिर प्रभावित करना, ये मतलब हो जाते हैं। और जो सही स्पेलिंग है वो है ये, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। ये वाली नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, डबल एन का यूज़ नहीं होता। आप ये अपना जो है गांठ बांध लीजिए इसको कि भाई जो सही स्पेलिंग है वो इन्फ्लुएंस की है, ऑप्शन सेकंड वाली। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको किसका, रैंडम का। रैंडम होता है विच इज़ नॉट इन अ सिस्टमैटिक वे, एकदम मतलब जो इच्छा करी आपकी वैसा हो गया। जैसे कि मेरा ही देख लीजिए, कभी मेरी इच्छा करती है MTS को पढ़ाने की, तो वो मैं वो लेकर के बैठ जाता हूँ, कभी कहानियाँ लेकर के आ जाता हूँ, तो वो हुआ रैंडमली, जो सिस्टमैटिक वे में ना हो। ऑप्शन है इसका पहला है सिस्टमैटिक, तो रैंडम का सिनोनिम सिस्टमैटिक तो नहीं हो सकता, एंटोनिम जरूर हो सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कंटिन्यूस हो जाता है लगातार, रैंडम और कंटिन्यूस नहीं, ये भी गलत है। डेफिनेट हो जाता है निश्चित, ये भी नहीं उतना जम रहा। और चांस होता है जैसी आपकी इच्छा हुई, नॉट प्लान्ड कि जिसको कोई पूर्व निर्धारित ना किया गया हो, ऐसे ही रैंडम है। तो इससे मिलता जुलता जो वर्ड है और बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सही बैठता है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। शुभम और मैं वर वॉचिंग देख रहे थे फुटबॉल मैच हमारे जो शयन कक्ष है उसमें। ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग करते समय इशू हो गया है, ये अंडरलाइन सेगमेंट ये नहीं है,
यहाँ से है आई वर वॉचिंग, ठीक है, इसको अंडरलाइन सेगमेंट मान करके चलिए आप। तो शुभम एंड आई की जगह क्या मी होना चाहिए? अगर मी हो भी जाता है तो क्या उसके साथ इज आ सकता है क्या? शुभम एंड मी 2 लोग हैं, तो पहली बात तो मी होगा नहीं, अगर 1% हो भी जाता है तो उसके साथ इज नहीं होगा, ये भी गलत है, तो ये पूरा का पूरा ही गलत हो जाता है। नो इम्प्रूवमेंट को आगे देखेंगे। शुभम एंड आई ये भी 2 लोग हैं, तो वाज नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। शुभम एंड आई वर वॉच्ड, वर के साथ में आप वॉच्ड केवल तब यूज़ करेंगे जब पैसिव वॉइस की सेंस बन रही हो, जो कि यहाँ बनती दिखाई नहीं देती है। तो जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा नो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। वर्ब के साथ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वाज्ड यूज़ हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती है, लेकिन वो केवल पैसिव वॉइस में होता है। तो अगर ये होता कि ये फुटबॉल मैच वर वाज्ड है ना, तो ए फुटबॉल मैच के साथ वर यूज़ नहीं होगा, तो वो भी गलत है। लेकिन आप इसको ये समझ लीजिए कि आप वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग। इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट होता है मुस्तैद, या फिर हिंदी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो होता है उसका मतलब क्विक, तेज। इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है संगठित। तो ये अच्छा है क्या होना, मुस्तैद और संगठित होना किस चीज़ के मुकाबले, देन टू बी अगला प्रोविडेंट, रेकलेस, एफिशिएंट और मीनिंगलेस। इन चारों के मतलब देखते हैं पहले। देखिए प्रोविडेंट होता है, आपने प्रोविडेंट फंड सुना होगा ना, भविष्य निधि। तो प्रोविडेंट होता है मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर फ्यूचर नीड्स, भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के लिए प्रबंध करना। रेकलेस होता है केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे अपने परिणामों की, अपने कार्य के किए गए मतलब अपने किए गए कार्यों के परिणामों की परवाह ना हो। अगर एक शब्द में बात करें तो होता है दुस्साहसी, वो होता है रेकलेस। एफिशिएंट होता है कुशल, एबल टू वर्क वेल विदाउट मेकिंग मिस्टेक, ऐसा कोई जो कि अच्छा काम कर सके बिना मिस्टेक करे हुए, जो कि आपको बनना है जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं। मीनिंगलेस होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, विदाउट मीनिंग। अब आप खुद सोचिए कि ये बेहतर है कि आप प्रॉम्प्ट और ऑर्गेनाइज रहें किसके बजाय जब आप दुस्साहसी रहें जिसको परिणामों की परवाह ना हो। तो जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठता है आंसर वो रहेगा ऑप्शन 2, क्योंकि बाकी भविष्य के लिए जोड़ना, कुशल होना, मीनिंगलेस होना, निरर्थक होना, उन सब का कोई मतलब बनता नहीं है। जो सही आंसर बैठता है इसमें, भले ये भी आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अब आंसर तो कोई ना कोई आप मार्क करोगे, और जो इन चारों में मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम बताना है रिफ्यूट का। रिफ्यूट होता है खंडन करना, डिनाई मना करना, डिस्प्यूट विवाद होता है, एंडोर्स होता है किसी भी बात का समर्थन करना, और एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना। चारों के पांचों के मीनिंग हम लोग डिटेल में इंग्लिश में समझते हैं। रिफ्यूट होता है टू प्रूव, ये साबित करना, दैट अ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कोई एक कथन असत्य है। डिनाई होता है टू स्टेट, कहना कि दैट समथिंग इज नॉट, कर लीजिए यहाँ पर, कि कोई बात सत्य नहीं है, डिनाई मना करना। डिस्प्यूट होता है ए डिसएग्रीमेंट, विवाद, बिटवीन टू ग्रुप्स, 2 समूहों के बीच में विवाद को डिस्प्यूट कहते हैं। एंडोर्स होता है डिक्लेयर्स वंस अप्रूवल, वंस पब्लिक अप्रूवल, ये घोषित करना किसी एक का अप्रूवल मतलब सहमति। और एक्नॉलेज होता है टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट, ये स्वीकार करना कि कोई बात सत्य है या फिर हाँ उसका अस्तित्व है। देखिए आपको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप इसको डिटेल में एक बार फिर से पढ़िए और ये समझेंगे आप कि रिफ्यूट का मतलब होना चाहिए आपका एक्नॉलेज। जो एसएससी ने की जारी की थी उसमें अगर आप एस्पिरेंट का भी आंसर देखें तो यही है एक्नॉलेज, लेकिन जो एसएससी कहती है वो है एंडोर्स। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और डेफिनेटली होना भी चाहिए, इसको चैलेंज भी किया जा सकता था, लेकिन जो इन दोनों में मोर अप्रोप्रिएट है वो है एंडोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो एसएससी कह रही है, दूसरा रिफ्यूट होता है खंडन करना। अब खंडन को आप क्या कहेंगे? खंडन किसी बात का, आपने कोई बात कही, उसका 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो मैं उसको रिफ्यूट कर दूं कि भाई ये तुम लोग, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन नहीं करता, और एंडोर्स होता है कि मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम और एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं।
एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोलर स्टॉर्म्स जो सौर तूफान हैं कैन इम्पैक्ट प्रभावित कर सकते हैं अर्थ ड्वेलर्स, ये होते हैं जो धरती के निवासी हैं। ड्वेलर होता है निवासी, तो जो धरती के निवासी हैं उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं इन सिग्निफिकेंटली वेज। वे होता है नाउन और सिग्निफिकेंटली है एक एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिग्निफिकेंटली या तो होता खाली, है ना, तो सिग्निफिकेंटली तो अपने आप में तरीका बता रहा है, वे बता रहा है ना, सिग्निफिकेंट वे हो जाएगा। और इनके साथ में ये इन्होंने वे का भी यूज़ करा, या तो आप इसको हटा दो या फिर इसको सिग्निफिकेंटली को सिग्निफिकेंट कर दो। अगर आप इसको हटाते हो तो इन भी हटाना पड़ेगा आपको। बेहतर है कि आप इसको इन सिग्निफिकेंट वे, सिग्निफिकेंट हो जाएगा एडजेक्टिव जो कि वे नाउन जो है उसकी विशेषता बताएगा। तो जो एरर रहने वाली है वो रहेगी ऑप्शन सेकंड में। ये भी एरर से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। जो ताजे पानी की झीलें हैं भारत में उनमें से अधिकतर जो हिमालय क्षेत्र है उसमें स्थित हैं। आप एक चीज़ समझिए, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, टू ऑफ, फोर ऑफ, फाइव ऑफ, ये आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भाई एक में से एक, आप ये कहेंगे 10 में से एक या कई में से एक। अब ये सेंटेंस क्या कहता है कि फ्रेश वाटर लेक क्या है, लेक है, ये केवल लेक्स नहीं है, होना लेक्स चाहिए था। अब लेक है तो इसका मतलब है एक लेक की बात हो रही है, उसमें से अधिकतम थोड़ी होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जो ताजे पानी की झीलें हैं ये होगा लेक्स। तो जो एरर रहने वाली है वो रहेगी ऑप्शन 2 में। ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एसएससी रेगुलरली पूछती रहती है। आपको ध्यान देना है कि मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, इस तरह के जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनके बाद में जो पार्ट है फ्रेज का वो क्या है वो देखना है आपको। वो प्लूरल होना चाहिए, तभी तो आप कई सारों में से किसी एक को लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इडियम दिया है ड्रॉ द लाइन, रेखा खींचना। रेखा खींचने के लिए होता क्या है कि किसी के लिए कोई एक सीमा निर्धारित कर देना, इसका मतलब होता है रेखा खींचना। अब ऑप्शन क्या दिए हैं वो देख लेते हैं। टू मूव ऑन, आगे बढ़ना, फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, जो भूतकाल का आपके संबंध थे उससे आगे बढ़ना। टू गिव अ सेकंड चांस, दूसरा चांस देना। टू एक्सेप्ट समवन्स आइडिया, किसी और का या किसी का विचार स्वीकार करना। टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, किसी की लिमिट तय करना। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ही स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, वो खड़ा हो गया। स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर, उनकी चेयर आना चाहिए या फिर क्या, वो अब हम लोग आके देखेंगे। टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग, वो मीटिंग की समाप्ति का सिग्नल करने के लिए या संकेत करने के लिए चेयर से खड़ा हो गया। फ्रॉम देयर चेयर या फ्रॉम हिज चेयर, भाई वो अपनी चेयर से तो खड़ा होगा, उनकी चेयर से क्यों खड़ा होगा जा करके। अब आप पहले तो ऑप्शन देख लो। नो इम्प्रूवमेंट, स्टूड अप फ्रॉम हिज, ये हो सकता है। स्टूड अपॉन, ऑफ, अपॉन के साथ में ऑफ, ये गलत हो जाएगा। अगर अपॉन होता तो चल भी जाता कि भाई वो अपनी कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया, है ना। बिलो, इन, बिलो भी है और इन भी है, तो ये भी गलत है। ये वाला पेपर कंपैरेटिवली आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि इससे पहला जो हमने पेपर डिस्कस किया था थर्ड शिफ्ट का वो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। आप उस वीडियो को देखिएगा तो समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा पेपर टू पेपर में अंतर हो जाता है। आते हैं वापस से इधर, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अप फ्रॉम देयर, देयर की जगह आप यूज़ करेंगे हिज। चलिए नेक्स्ट है, एरर से रिलेटेड है। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी की जो टेलीकॉम की ग्रोथ स्टोरी है इज़ ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इम्पोर्टेंट को देखो, इन्होंने इम्पोर्टेंट किससे शुरू हो रहा है, आई से, जो कि क्या है वोवल, और वोवल के साथ आप एन का यूज़ करते हैं ना कि ए का। तो जो एरर रहने वाली है वो है ऑप्शन सेकंड में। आगे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, एंड मलिशियसली होता है दुर्भावनापूर्ण, जिसके मन में मैल हो। सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर, कि भाई किसी चीज़ को
विशेषतः या सामान्यतः किसी बिल्डिंग को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आग लगा देना, उसको कहते क्या है? आर्सन, एम्बुश, अग्रेरियन और अपेक्स। आर्सन होता है आग लगा देना, आगजनी करना, तो यही सही आंसर है। एम्बुश होता है घात लगाना, अग्रेरियन होता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और अपेक्स होता है जैसे कि अपेक्स कोर्ट है, शीर्ष न्यायालय, जो उच्चतम हाईएस्ट जो रहता है उसको अपेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, सम स्ट्रॉबेरी, कुछ स्ट्रॉबेरीज को, ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन्स। तो इसको इम्प्रूव करना है, ग्रोन अपॉन वन ऑफ, यहाँ विच के साथ ऑफ भी कर लीजिए इसको, तो ग्रोन अप, ग्रोज अपॉन। अब स्ट्रॉबेरी के साथ आप ग्रोज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉबेरी है प्लूरल, तो ये ख़त्म है कहानी। स्ट्रॉबेरीज ग्रोइंग इन वन ऑफ, ये हो सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। थर्ड कहता है नो इम्प्रूवमेंट रिकार्ड, तो ग्रोन इन विच ऑफ, कोई सेंस बनती नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर चीज़ का हम अपने हिसाब से मतलब निकाल लें तो वो सही हो। ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन्स, गार्डनों में से किसी में, या होना चाहिए गार्डन्स में से एक में। वन ऑफ द गार्डन्स, काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, उनमें से किसी एक में मैंने जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनको उगता हुआ देखा या उगा हुआ देखा, तो ग्रोइंग आपका आ जाएगा सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं उनके साथ आप बेयर इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और जिरंड का भी, और नोटिस उनमें से एक है, तो यहाँ पर इन्होंने जिरंड का यूज़ किया है। आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन्स, सो ऑप्शन कर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मिसस्पेल्ट वर्ड देखने हैं इस सेंटेंस में और चूज़ करना है कि कौन सा इनमें से सही है। आई कैंट पिटक्योर हिम, ये क्या है? फिगटिंग एंड पिकिंग ऑन एनीवन। तो अब देखते हैं सही तरीका क्या हो सकता है इसका। देखिए ये है पिक्चर का, और फाइटिंग की स्पेलिंग गलत है। अब देखते हैं इनमें, आई कैंट पिक्टर ये भी गलत है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। आई कैंट पिक्चर ये सही हो सकता है। हिम फिटिंग ये हो गया गलत, और आई कैंट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन ये है सही आंसर। तो यहाँ पे पिक्चर की भी स्पेलिंग सही है और फाइटिंग की स्पेलिंग भी सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे पैकिंग की स्पेलिंग इन्होंने ये अजीब सी कर दी, पिकिंग की स्पेलिंग पता नहीं क्या पिकिंग कर दी, पैकिंग कर दिया, तो हम लोग इसको भी इग्नोर करेंगे और थर्ड ऑप्शन को सही मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंटोनिम बताना है देयर रेवरेंस, रेवरेंस होता है श्रद्धा। रीचेज इट्स जेनिथ, जेनिथ होता है टॉप मोस्ट उच्चतम शिखर। हियर एट द बर्थ प्लेस ऑफ द कंट्रीज फाउंडर, तो जेनिथ मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट पॉइंट होता है। पिनेकल भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। एंटोनिम बताना है जबकि आपको, तो इसको रिमूव कर देते हैं। क्रेस्ट भी शिखर होता है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। होरिजन होता है क्षैतिज, जबकि नाडिर होता है लोवेस्ट पॉइंट। तो जेनिथ का जो सही आंसर रहेगा एंटोनिम में वो रहेगा नाडिर। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है मोडेस्ट का। मोडेस्ट हम लोग कल भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो काइंड ऑफ रिपीट क्वेश्चन है ये। एसएससी ने अपनी ही एक ही एग्जाम में अगली शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। मोडेस्ट होता है विनम्र, और हम्बल होता है ये भी विनीत और विनम्र होता है। तो जो सही सिनोनिम बनने वाला है वो बनेगा यही। डिसमल होता है निराशाजनक, बोल्ड होता है निर्भीक, और ग्रेव होता है गंभीर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अब ये जो आपको अंडरलाइन सेगमेंट है इसको इम्प्रूव करना है। ऑल्दो द वाटर्स मे हैव रिसीडेड, ध्यान दीजिएगा ये जो वाटर है और वाटर्स में डिफरेंस क्या है। वाटर्स होता है काइंड ऑफ सी वाटर, समुद्र को बोला जाता है। वाटर्स जो यूज़ किया जाएगा वो समुद्र के लिए, ओशन के लिए या फिर बाढ़ आदि के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यद्यपि जो समुद्र का पानी है, बाढ़ का पानी है, रिसीड होता है पीछे हटना या फिर कम होना, तो कम हो गया है। द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ होता है किसी महत्वपूर्ण या फिर जो कोई अनप्लेजेंट इंसिडेंट होता है, अप्रिय घटना होती है, उसके बाद जो परिणाम होता है उसको आफ्टरमैथ बोला जाता है। तो आप इसको मान के चलिए आफ्टरमैथ होता है परिणाम। तो जो परिणाम है किसका, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर,
वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिज़ास्टर, ये इसमें से एक, तो यहाँ होना चाहिए था डिज़ास्टर्स, तभी तो आप 1 की बात करेंगे। मैंने अभी, हम लोग पहले ही एक ही रूल पे देख लीजिए, दोबारा एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि भाई जब आप 1 ऑफ, 2 ऑफ, मोस्ट ऑफ निकालेंगे तो उसके आगे प्लूरल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या दिया है, ये तो सिंगुलर है। तो अब देख लेते हैं प्लूरल है कहाँ। द आफ्टर मैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैज़ हैड, ये हैज़ भी साथ में आना चाहिए, ये कह रहे हैं द आफ्टर मैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिज़ास्टर, तो यही सही आंसर होना चाहिए। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दुनियाएं नहीं हैं, दुनिया ही है एक, तो वर्ल्ड ये ही आएगा और इसके साथ में अपोस्ट्रोफी इसी तरीके से आएगा। आप एस के बाद में अपोस्ट्रोफी तब लगाते हैं जबकि आपको प्लूरल, जैसे कि आपको दिखाना है गर्ल्स और गर्ल्स, तो सिंगुलर का अपोस्ट्रोफी ऐसे बनेगा और प्लूरल का अपोस्ट्रोफी ऐसे बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यहाँ आना चाहिए प्लूरल डिज़ास्टर्स, जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन में, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। वाई डजेंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन, तुम अपने परिवार को पुनः कॉल करने का प्रयास क्यों नहीं करते। लेकिन डजेंट और यू के साथ में आएगा भाई डू, और डज नहीं आता है, तो यू से पहले आप यूज़ करिए डोंट का। वाई डोंट यू ट्राई, बाकी तो सब सही है। डोंट ट्राइज तो होगा ही नहीं, क्योंकि डोंट के साथ आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और डजेंट के साथ इन्होंने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, वाई डोंट यू ट्राई। नेक्स्ट है आउट फॉर द काउंट, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू बी स्लीपिंग स्पेशली हैविली, बहुत बुरी तरीके से या फिर गहरी नींद में सोना। रेडी फॉर स्क्रूटनी, वेरी एक्सपेंसिव, इन अ डीप और इनसेंसिबल, इनसेंसिबल होता है जो कि अपनी सेंसेस में ना हो, जिसपे इंद्रियों पे काबू ना हो, ऐसी स्लीप में हो कोई, तो यही आंसर अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है द बॉयज़ वर टायर्ड, जो बालक हैं वो थके हुए थे, बट नॉट टू टायर्ड, लेकिन इतने भी नहीं थके हुए थे टू एग्जामिन, कि वो एग्जामिन ना कर सकें द लिटिल हट, जो छोटी झोपड़ी है उसको एग्जामिन करने के लिए इतने भी नहीं थके हुए थे। तो उसको कैसे एग्जामिन करने के लिए भी बताया गया है आगे। एडवर्ब दी हुई हैं 4। स्लगिश होता है निस्तेज, जिसमें बिल्कुल भी जान ना हो, बहुत धीमे धीमे जो काम करे। वियर्डली होता है विचित्र तरीके से। वीकली, वीक मतलब कमज़ोर तरीके से। और थोरोली होता है कंप्लीटली, एकदम घुस कर के उसमें और अच्छे से जांच करके। तो जो सही आंसर बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन 4। ये तीनों तो वैसे भी एक सा मीनिंग कन्वे करते हैं, स्लगिशली, वियर्डली, वीकली, एक टाइप का ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, जबकि हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि बालक भले ही थके हुए थे लेकिन इतने भी थके हुए नहीं थे कि वो जो छोटी झोपड़ी है उसको अच्छे से एग्जामिन ना कर सकें। सो ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब आ जाता है अपना पैसेज। इसका पैसेज भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि हमारी जो पिछली वाली डेट के पेपर थे उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो पैसेज है उससे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थर्ड वाली शिफ्ट से आसान है। आगे देखते हैं इसको। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इस टेकिंग सीरियसली, गंभीर ले रही है क्या, द डैश ऑफ रोड सेफ्टी, जो सड़क सुरक्षा का क्या है। रेसिड्यू होता है अवशेष, साइट होता है कंस्ट्रक्शन साइट को बोला जाता है, निर्माण स्थल को। इशू होता है मामला, और रिलीज होता है मुक्त करना। तो जो गवर्नमेंट है वो सीरियसली ले रही है क्या, इशू ऑफ रोड सेफ्टी, जो सड़क सुरक्षा का मामला है। यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। द रेजिड्यू ऑफ रोड सेफ्टी का कोई सेंस नहीं बनता, साइट का कोई सेंस नहीं बनता, रिलीज का कोई सेंस नहीं बनता। एंड इज कमिटेड, कमिटेड होता है प्रतिबद्ध, और प्रतिबद्ध है टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट, जो जितने लोग मरते हैं एक्सीडेंट में उनकी संख्या को घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आगे बढ़ें, आप पहले उससे पहले एक ये समझ लीजिए, आपने पढ़ा है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन कुछ एक फ्रेज ऐसे होते हैं जैसे कि कमिटेड टू है, इसके साथ आप लोग जिरंड का यूज़ करेंगे ना कि इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो बिल्कुल सही है। फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड
फोरम जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं, फोरम होते हैं काइंड ऑफ सभाएं या फिर सेमिनार, वो कंडक्ट की जा रही हैं, उनका संचालन किया जा रहा है टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड रोड यूजर्स टुगेदर। फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड रेयरली, रेयरली होता है कभी कभार या फिर ना के बराबर, टर्मिनली मतलब अंतिम रूप से, काइंड ऑफ टर्मिनली इल कहेंगे तो मरने वाला जो हो, और रेगुलरली नियमित रूप से, हैबिचुअली आदतन। तो जो सही है भाई देखिए, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है रोड सेफ्टी को लेकर के काफ़ी सीरियस है और प्रतिबद्ध है कि भाई जो लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं उनकी संख्या को घटाया जाए। तो उसी के लिए फोरम्स, सेमिनार नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं। किस लिए? टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, जो नियम बनाने वाले हैं, और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं जो नियमों का पालन कराने वाले अधिकारी हैं, और रोड यूज़र्स, तीन ही लोग हुए, बनाने वाले, पालन करवाने वाले ट्रैफिक पुलिस, और रोड यूज़र्स यानी कि हम लोग। ठीक है, तो उनको साथ लाने के लिए जो सेमिनार्स हैं वो नियमित रूप से कराई जा रही हैं। टू डिस्कस वेज की, जिससे ताकि तरीकों को डिस्कस किया जा सके। क्या, किस लिए, कौन से? टू डैश, डैश देखते हैं, टू कन्फेस, टू डील, टू टैकल या फिर टू कंडक्ट। कन्फेस होता है स्वीकार करना, डील होता है व्यवहार करना, टैकल होता है रोकना, कंडक्ट होता है संचालन करना। टू टैकल द राइज इन रोड एक्सीडेंट्स, की जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी बढ़ोतरी को किसी प्रकार से रोका जाए, वो तरीके डिस्कस करने के लिए रेगुलरली फोरम का संचालन किया जा रहा है। एवरीवन एग्रीज, हर एक कोई सहमत होता है, दैट मोर नीड्स, की ज़्यादा नीड्स टू बी डन, किए जाने की आवश्यकता है, ऑन रोड सेफ्टी, किसके मामले में? कि जो सड़क सुरक्षा का मामला है, इन इट्स डिटर्मिनेशन टू डैश द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री, कि भाई जो रेट है रोड एक्सीडेंट का देश में, उसको क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए। प्रमोट होता है और ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना। ल्यूर होता है लुभाना, आकर्षित करना। इंसाइट होता है भड़काना, और कर्ब होता है रोकथाम करना। तो भाई यहाँ पर बात हो रही है रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की, तो आप कर्ब का ही तो यूज़ करेंगे भैया। आप प्रमोट, ल्यूर या इंसाइट का यूज़ नहीं कर सकते ऐसे मामलों में। ये तीनों वर्ड एक सा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और कर्ब इनका एकदम अपोजिट है। प्रमोट भी आगे बढ़ाना, ल्यूर भी जो है आकर्षित करना। आकर्षित नहीं कर सकते आप रेट ऑफ जो रोड एक्सीडेंट है उसको, है ना। तो सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4, द गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ रेलेवेंट एजेंसीज। जो सरकार है, कोऑपरेशन होता है सहायता, किसकी? जो संबंधित एजेंसीज हैं उनकी सहायता से। इज़ मेकिंग सीरियस, सीरियस के बाद ऑप्शन देख लेते हैं। इज़ मेकिंग सीरियस, क्या स्ट्रगल्स, पावर्स, एफर्ट्स या फिर एक्नॉलेजमेंट्स। अब आप बता दो इसमें क्या होना चाहिए आंसर। मैंने 24 क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए हैं, और ये ये पैराग्राफ भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप बताओ इसमें क्या आंसर आना चाहिए। इज़ मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल, इंस्टिल होता है आत्मसात करना, यानी कि किसी के अंदर बैठा देना वो बात। प्रॉपर रोड कल्चर इन चिल्ड्रन, इज़ मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल प्रॉपर रोड कल्चर इन चिल्ड्रन, यंग अडल्ट एंड पब्लिक इन जनरल। ठीक है, आप लोगों को अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता देना, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से कमेंट्स में। आप लोगों को अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।